Dear students, myself C.P. Saini, Assistant Professor of Chemistry, Government College, सुजानगढ़। हम बीएससी सेकेंड ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारे चल रहा था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। और देखा हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पदार्थ के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन होता है, तो उनके एब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में हमने पढ़ा है तथा यूवी स्पेक्ट्रा किस तरह से एप्सिलॉन मैक्सिमम और लैम्डा मैक्सिमम के बीच प्राप्त होता है वो देखा है। आज हम रेडिएशन डालने पर कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में स्टडी करेंगे कि कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस तरह से हो सकते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। जब किसी यौगिक के अणु उच्च ऊर्जा वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अवशोषण करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, और उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, अर्थात वो उत्तेजित हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं कि उनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कहलाएंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर वाले एन इलेक्ट्रॉन। तो 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होंगे, एन, पाई और सिग्मा। तो इनके आधार पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो 5 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, जिसे सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से पाई में पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग, और एक क्या हो जाएगा, एन। तो 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। इस प्रकार कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः निम्न 4 प्रकार के ट्रांजिशन होंगे। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के आधार पर कितने प्रकार के ट्रांजिशन हो जाएंगे, 4 प्रकार के। तो देखो ट्रांजिशन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से देखें। तो फर्स्ट ट्रांजिशन है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहाँ होगा, ऐसे अणु या ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, या जिनको हम शॉर्ट में बोलें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल क्या हो, सिग्मा बॉन्ड हो, उनमें सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। कई बार क्या करते हैं, एग्जाम्पल देकर पूछ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रांजिशन होंगे, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड है वहाँ सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होंगे। तो सिग्मा तो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा बंदी अणु कक्षकों की ऊर्जा क्या रहेगी, सबसे कम, जबकि सिग्मा स्टार या जिसे बोलेंगे हम एंटी बॉन्डिंग विपरीत बंदी अणु कक्षकों की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो सिग्मा की ऊर्जा तो क्या है, सबसे कम, और सिग्मा स्टार की ऊर्जा क्या है, सबसे ज़्यादा। इसके लिए हम डायग्राम भी बनाएंगे, देखो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसमें सिग्मा की एनर्जी तो क्या है, सबसे कम, और सिग्मा स्टार की एनर्जी क्या है, सबसे अधिक। अतः सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए हायर एनर्जी के रेडिएशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। तो इसके लिए हायर एनर्जी के रेडिएशन की आवश्यकता होगी। जैसे इसके एग्जांपल देखें, CH4 क्या है, मेथेन, इसके ऊपर 125 नैनोमीटर, वह C2H6 पर 135 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड दर्शाते हैं। यूवी स्पेक्ट्रम में हमने रेंज देखी थी, कितनी होती है, 200 से 800। तो ये 200 से क्या है, कम है। तो यूवी स्पेक्ट्रम में 200 से 800 तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण प्रयुक्त होते हैं और यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं इसी रीजन में। परंतु संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कर रहे हैं, इस रीजन में अवशोषण नहीं करके कहाँ कर रहे हैं, इससे कम वाले में कर रहे हैं। तो इससे कम वाले में स्पेक्ट्रा दर्शाने के कारण यूवी स्पेक्ट्रम क्षेत्र में ये कंपाउंड क्या रहते हैं, ट्रांसपेरेंट या विजिबल रहते हैं। इस कारण हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन का यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत बार पूछते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो हैं
यूवी रीजन में पारदर्शी होते हैं, अर्थात यूवी रीजन में अवशोषण नहीं दर्शाते हैं। इनका एब्जॉर्प्शन बैंड कहाँ प्राप्त होता है? 200 से कम पर, इसलिए इनका उपयोग एज ए सोलवेंट के रूप में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। दूसरा ट्रांजिशन है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। अब पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन कहाँ होगा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पर सिग्मा के अलावा पाई बॉन्ड भी हो, सिग्मा तो उसमें होगा ही, सिग्मा के साथ साथ क्या हो? पाई बॉन्ड भी हो, जैसे एथीन हो गया, एथाइन हो गया। केवल क्या हो उसमें? लोन पेयर नहीं हो, सॉरी, सिग्मा और पाई बॉन्ड हो, लोन पेयर नहीं हो, वहाँ क्या रहेंगे? पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। तो जब कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा के अलावा पाई बंध भी उपस्थित हो, अर्थात वो क्या हो जाएं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो वहाँ पर पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, जैसे एल्कीन है, एल्काइन है। तो इस ट्रांजिशन के लिए सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः यूवी प्रकाश के अवशोषण से ये संक्रमण आसानी से हो जाते हैं। पाई से पाई स्टार संक्रमण से स्पेक्ट्रम में 200 से 300 नैनोमीटर, अब देखो इसकी रेंज आ गई, 200 थी तो ये 200 से 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर लैम्डा मैक्सिमम शो करते हैं, और 200 से 300 वेवलेंथ पर ये जो लैम्डा मैक्सिमम शो करते हैं, और इसके कारण जो अवशोषण बैंड आते हैं उन अवशोषण बैंड्स को हम के बैंड नाम देते हैं। तो कई बार पूछते हैं के बैंड क्या होता है? तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के स्पेक्ट्रम में 200 से 300 वेवलेंथ पर लैम्डा मैक्सिमम का जो बैंड प्राप्त होता है वह के बैंड कहलाता है। और तो ये किस में रहेगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और यही बैंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आ जाए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी क्या रहते हैं? डबल बॉन्ड रहते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कंजुगेशन बढ़ता जाता है, इसलिए वहाँ पर इस बैंड को पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण जो अवशोषण बैंड प्राप्त होता है उसे हम ई बैंड कहा जाता है। तो के और ई बैंड किस में आ जाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। जब एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वहाँ तो कौन सा बैंड आएगा? के बैंड। और जब एरोमेटिक यौगिक है वहाँ कौन सा बैंड होगा? ई बैंड। थर्ड है एन से सिग्मा स्टार। एन से अब सिग्मा स्टार है तो सिग्मा तो आ गया सिंगल बॉन्ड के लिए, एन का लोन पेयर। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसा हेटेरोएटम प्रेजेंट हो जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो हम आ जाएगा एल्कोहल है, ईथर है। इस तरह के एग्जांपल किस में आएंगे? एन से पाई स्टार ट्रांजिशन में। तो जब कार्बनिक अणु में सिग्मा बंध व एबंधी इलेक्ट्रॉन एन उपस्थित हो तो वहाँ पर एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। जैसे एल्कोहल है, ईथर है, हैलाइड्स हैं, इनमें एन से सिग्मा स्टार संक्रमण होते हैं। इस संक्रमण में 200 से 250 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी? 200 से 250 नैनोमीटर, यहाँ पर यह अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। फोर्थ है एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। एन से पाई स्टार ट्रांजिशन का मतलब कि जब कार्बनिक अणु में पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो और पाई बॉन्ड के साथ साथ क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड, तो वहाँ पर एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। और इस ट्रांजिशन के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखो यूवी स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो किस में चाहिए? सिग्मा से सिग्मा स्टार में, और सबसे कम ऊर्जा एन से पाई स्टार ट्रांजिशन में। तो इस संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः यह उच्च तरंग दैर्ध्य पर 300 नैनोमीटर, इनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है और ये कितने पर? 300 नैनोमीटर पर अवशोषण दर्शाते हैं। तो इस संक्रमण से उत्पन्न अवशोषण बैंड आर बैंड कहलाते हैं। तो इन बैंड्स को क्या नाम देंगे हम? आर बैंड कह देते हैं। तो देखो इस तरह से क्या क्या हो गए? के बैंड, ई बैंड और आर बैंड। और सबसे इम्पोर्टेंट यूवी स्पेक्ट्रम में आर बैंड होते हैं।
क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए इन्हीं ट्रांजिशंस को हमने यहाँ पर एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया है। देखो इसमें सबसे 5 लाइन बनाई है, एक सिग्मा के लिए, दूसरी सिग्मा स्टार के लिए सबसे हाईएस्ट, फिर पाई, और फिर सिग्मा स्टार से जस्ट नीचे पाई स्टार, उसके बाद में एन। इस तरह से ये 5 एनर्जी लेवल बनाए और इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमने इसमें रिप्रेजेंट किए हैं। और इनके लिए एनर्जी का क्रम कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इनकी एनर्जी का क्रम क्या होगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार, देन एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार। ये इनका एनर्जी ऑर्डर हो जाता है। इस तरह से ये हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन या संयुग्मन का प्रभाव। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है तो उस कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो संयुग्मन का प्रभाव। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण निम्न ऊर्जा स्तर वाले अणु कक्षकों से क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर वाले अणु कक्षकों में होता है। अतः इसमें संयुग्मन का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। संयुग्मन मतलब कॉन्जुगेशन बढ़ता जाए, अर्थात जैसे मान लीजिए एक डबल बॉन्ड है, फिर उसके कॉन्जुगेशन में 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो कॉन्जुगेशन बढ़ने के साथ साथ ट्रांजिशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके हम 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, एथिलीन। अब एथिलीन में कितने डबल बॉन्ड होंगे, एक डबल बॉन्ड होगा। तो एथिलीन में केवल एक पाई बंद होता है, अतः इसमें 2 पाई अणु कक्षक कौन कौन से हो जाएंगे, पाई और पाई स्टार। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहाँ होगा, पाई से पाई स्टार में होता है। लेकिन यदि इसके कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड और आ जाए, जैसे क्या हो जाए 1,3 ब्यूटाडाइन, तो इसमें अब कितने पाई हो जाएंगे, 4 पाई अणु कक्षक होंगे, 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। जिसमें बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे हम पाई 1 और पाई 2 से, और एंटी बॉन्डिंग को पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार से। तो इस स्थिति में देखो इसका डायग्राम है, इस स्थिति में देखो पहले तो ये इथाइलिन का पाई से पाई स्टार, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल HOMO, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इनकी में वेवलेंथ कितनी आ रही है, 165 नैनोमीटर, अर्थात इसके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। जैसे ही इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया तो 4 बन गए, पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार। तो अब इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखो कहाँ हो जाता है, पाई 2 से पाई 3 स्टार में। इनमें एनर्जी क्या है, कम। तो एनर्जी कम होने से वेवलेंथ बढ़ जाती है, कितनी होगी, 217 नैनोमीटर। तो इसी को हम देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अब पाई 2 से पाई 3 स्टार की ओर होता है, जिनमें ऊर्जा अंतर एथिलीन के पाई व पाई स्टार अणु कक्षकों की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः अवशोषण उच्च तरंग दैर्ध्य पर संपन्न होता है। यदि इनके कॉन्जुगेशन में एक और डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या हो जाए, 1,3,5 हेक्सा ट्राइन, 3 डबल बॉन्ड आ गए। तो इसमें कितने पाई अणु कक्षक होंगे, 6, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग को नाम देंगे हम पाई 1, पाई 2, पाई 3, एंटी बॉन्डिंग को पाई 4 स्टार, पाई 5 स्टार और पाई 6 स्टार। तो ये देखो इसके भी हमने 6 बनाए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ हो जाता है, पाई 3 से पाई 4 स्टार की ओर हो जाता है, जिनका ऊर्जा अंतर एथिलीन व 1,3 ब्यूटाडाइन से भी कम होता है। अतः इलेक्ट्रॉन का संक्रमण इजीली बहुत कम एनर्जी पर हो जाता है, जिससे वेवलेंथ अधिक हो जाती है। इस प्रकार इन तीनों से हम क्या समझ रहे हैं कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है, कॉन्जुगेशन बढ़ने के साथ साथ एब्जॉर्प्शन कम एनर्जी पर हो जाएगा, अर्थात हायर वेवलेंथ पर होगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, जिससे एनर्जी कम एनर्जी की आवश्यकता होगी और एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए एथिलीन में आ रहा है वेवलेंथ 165 नैनोमीटर, 1,3 ब्यूटाडाइन में 217 नैनोमीटर, 1,3,5 हेक्साट्राइन में 253 नैनोमीटर। इस तरह से कॉन्जुगेशन बढ़ने के साथ साथ वेवलेंथ बढ़ती
जाती है। तो ये आज हमने देखा टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। इसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, पीडीएफ को पढ़ेंगे और वीडियो को सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो हम डिस्कस करते रहेंगे, कभी भी आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए कि कॉन्जुगेशन में और अन्य कोई ग्रुप आ जाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसको हम ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर कहते हैं, जिसके कारण कंपाउंड कलर्ड और कलरलेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनके बारे में स्टडी करें। थैंक यू।